जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो चलिए, आज आपका डेली स्टैटिक जीके का डोज का क्लास 6 चलेगा। तो जल्दी जल्दी से सभी लोग लाइव में जुड़ जाइए। और ये जो सेशन है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, आपका बिल्कुल भी टाइम बर्बाद ना करते हुए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश का क्षेत्रफल सबसे छोटा है। आपको आंसर करने के लिए मैक्सिमम 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। आपको लाइव चैट का ऑप्शन मिल रहा है, तो प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर करते जाना है ताकि आप सभी का जितना भी डाउट हो सारा डाउट क्लियर हो सके। तो इसका सही जवाब जो भी बच्चे ऑप्शन बी को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं भूटान। याद रखना है, भारत के पड़ोसी देशों में सबसे छोटा क्षेत्रफल किसका है, तो भूटान का है। भूटान की राजधानी की बात करें तो थिम्पू हो जाएगा, याद रखना है। नेपाल की राजधानी कहाँ है, तो काठमांडू है। नेपाल की राजधानी कहाँ है, काठमांडू है। और एक प्रश्न यहाँ से बनता है कि नेपाल की राजधानी जो है काठमांडू है, ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो बागमती नदी के किनारे बसा हुआ है। याद रखना है, पूछा जाता है एग्जाम में, बागमती नदी के किनारे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, गोवा भारत का 25वां राज्य कब बना। मोस्ट इंपॉर्टेंट और वीवीआई प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। चलिए आंसर करते जाएंगे। गोवा जो है ये भारत का 25वां राज्य कब बना। और फ्रेंड्स, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको डेली रात 9 बजे सोने से पहले एक वीडियो को जरूर देखना है। तो चलिए इसका आंसर करेंगे, गोवा भारत का 25वां राज्य कब बना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 30 मई 1987 को गोवा जो है ये भारत का 25वां राज्य बना था। याद रखना है। लेकिन बात करें कि गोवा आज़ाद कब हुआ था, तो गोवा आज़ाद हुआ था 1961 ईस्वी में, लेकिन 25वां राज्य बना था 30 मई 1987 को। ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हमारे पड़ोसी देश नेपाल से निकलती है। चलिए आंसर करते जाएंगे। सारे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड लिए गए हैं, वही प्रश्न लिए गए हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, राप्ती नदी। ध्यान रखना है। अब बात करते हैं सिंधु नदी। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि सिंधु नदी कहाँ से निकलता है, तो याद रखना ये नदी बोखारचू ग्लेशियर से निकलता है। ध्यान रखना है। बात करते हैं ब्रह्मपुत्रा नदी, तो ये तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलता है ब्रह्मपुत्रा नदी। ध्यान रखना है। और ब्रह्मपुत्रा नदी से संबंधित बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, चलिए सभी को बता देते हैं, आप नोट डाउन करते जाइएगा। सबसे पहला प्रश्न बनता है, ब्रह्मपुत्रा नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा सांगपो बोला जाता है तिब्बत में ब्रह्मपुत्रा को। बात करें अरुणाचल प्रदेश में इसे किस नाम से जानते हैं, तो दिहांग। याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्रा को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग बोला जाता है। वही बात करें ब्रह्मपुत्रा को बांग्लादेश में, तो जमुना के नाम से जाना जाता है। ठीक है। ब्रह्मपुत्रा की बात करें तो चीन में, तो चीन में इसे यरलुंग जंगबो बोला जाता है। और ब्रह्मपुत्रा को असम में ब्रह्मपुत्रा ही बोला जाता है। और एक प्रश्न बनता है, गंगा। गंगा को बांग्लादेश में क्या बोला जाता है, तो पद्मा बोला जाता है गंगा को बांग्लादेश में। ध्यान रखना है। चलिए शिक्षक आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को चीन के तिब्बत क्षेत्र में यारलुंग सांगपो के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आंसर करेंगे। सोच समझ कर आंसर करना है और सेशन के एंड में अपना अपना स्कोर जरूर देना है कि आपने कितने प्रश्नों के सही सही जवाब दिए हैं। तो इसका सही जवाब जो भी बच्चे ऑप्शन सी को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं ब्रह्मपुत्रा। याद रखना है, ब्रह्मपुत्रा के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछे कि ब्रह्मपुत्रा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो यहाँ पे लिख के बताते हैं सुबनसिरी। याद रखना है, सुबनसिरी ये ब्रह्मपुत्रा की सबसे लंबी सहायक नदी है। ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संस्कृत भाषा में कलहन की राजतरंगिणी में उन राजाओं के इतिहास को शामिल किया गया है जिन्होंने खाली स्थान पर शासन किया था। सोच समझ कर आंसर करना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए, संस्कृत भाषा में कलहन की राजतरंगिणी में उन राजाओं के इतिहास को शामिल किया गया है जिन्होंने कश्मीर पर शासन किया था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ध्यान रखना है। आपसे पूछ सकता है कि राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद किसने किया था, तो याद रखना है जैन उल आबदीन। याद रखना है, जैन उल आबदीन ने राजतरंगिणी को फारसी में अनुवाद किया था। वैसे राजतरंगिणी संस्कृत भाषा में लिखा गया था। ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी के तट पर कोणार्क का मंदिर खाली स्थान में बनाया गया था। सोच समझ कर आंसर करना है। चलिए आंसर करेंगे फटाफट से। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सभी लोग सेशन को लाइक करेंगे और सेशन को अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 13वीं शताब्दी में। याद रखना है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है ये किसने बनवाया था कोणार्क के मंदिर को, तो याद रखना है नरसिंह देव फर्स्ट ने। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं नाम, नरसिंह
देव फर्स्ट ने कोणार्क का मंदिर बनवाया था और यह मंदिर सूर्य देवता को समर्पित है। कहाँ पर है? तो उड़ीसा में, याद रखना है। ये मंदिर रथ के आकार का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग जिसे अटल सुरंग बोला जाता है मनाली को खालिस्तान से जोड़ती है। सोच समझ कर आंसर करना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न पूछा गया है। दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी है? अटल सुरंग है। ये मनाली को किससे जोड़ती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, लाहौल स्पीति को। याद रखना है, डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अटल सुरंग की लंबाई की बात करें तो 9.02 किलोमीटर है। ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1916 का लखनऊ समझौता किसके बीच हुआ था? चलिए आंसर करते जाएंगे। 1916 का लखनऊ समझौता किसके बीच हुआ था? तो इसका सही जवाब जो बच्चे सी को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इंडिया मुस्लिम लीग के बीच 1916 का लखनऊ समझौता हुआ था। और लखनऊ समझौता जो कि 1916 में हुआ था, अध्यक्षता किसने किया था? अंबिकाचरण मजूमदार ने। याद रखना है। और इसी में गरम दल और नरम दल मिल जाते हैं। और पूछे कि गरम दल और नरम दल दो भागों में किस अधिवेशन में बढ़ते हैं? तो 1907 के अधिवेशन में। याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने राजेंद्र प्रसाद के बाद भारत के राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया? चलिए आंसर करते जाएंगे। और फ्रेंड्स याद रहे, आपको डेली सेशन को अटेंड करना है। एक भी दिन आपको सेशन को मिस नहीं करना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, तो इसका सही जवाब जो बच्चे ऑप्शन ए को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। याद रखना है। बात करते हैं राजेंद्र प्रसाद। तो देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये संविधान सभा के अध्यक्ष होते हैं, ये संचालन समिति के भी अध्यक्ष होते हैं। और पूछे कि राष्ट्र ध्वज समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही होते हैं। ध्यान रखना है। और डॉक्टर एस राधाकृष्णन ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। अगर आपसे पूछे कि ऐसे राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए हो, नाम क्या है? तो नीलम संजीव रेड्डी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, एस राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? चलिए आंसर करते जाएंगे। और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, प्लीज सभी लोग सेशन को लाइक करें। तो सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो इसका सही जवाब जो ही बच्चे ऑप्शन ए को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा महाद्वीप है। अगर आपसे पूछे कि जनसंख्या में सबसे छोटा कौन है, तो ऑस्ट्रेलिया ही है। और याद रखना है, ये एक ऐसा महाद्वीप है जहां पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है। अगर आपसे पूछे कि सबसे अधिक देशों वाला महाद्वीप कौन है, तो अफ्रीका महाद्वीप सबसे अधिक देशों वाला महाद्वीप है। अगर आपसे पूछे कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो एशिया महाद्वीप है। ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस शहर का उपनाम सिटी ऑफ जॉय है? चलिए आंसर करेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से किस शहर का उपनाम सिटी ऑफ जॉय है? इसका सही जवाब है कोलकाता। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन सा नदी है? हुगली नदी। और याद रखना है, हुगली नदी की सहायक नदी पूछे तो दामोदर है। दामोदर जो है ये हुगली नदी की सहायक नदी है। और दामोदर को बंगाल का शोक भी बोला जाता है। दामोदर को बंगाल का शोक बोला जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि बिहार का शोक किस नदी को बोला जाता है, तो कोसी नदी को बिहार का शोक बोला जाता है। ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडियन फिलॉसफी पुस्तक के लेखक कौन है? चलिए आंसर करेंगे। इंडियन फिलॉसफी पुस्तक के लेखक कौन है? प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर करते जाना है। तो इसका सही जवाब है डॉक्टर एस राधाकृष्णन इंडियन फिलॉसफी पुस्तक के लेखक है। और ध्यान रखना है, डॉक्टर राधाकृष्णन ये भारत के फर्स्ट उपराष्ट्रपति थे और दूसरे नंबर के राष्ट्रपति थे। आपसे पूछ सकता है कि भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे कि संविधान सभा में राष्ट्रपति पद का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, तो देखिए अनुच्छेद 52 में किया गया है। और राष्ट्रपति पद जो है ये ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुचिपुड़ी नृत्य शैली का प्रारंभ भारत के किस भाग से हुआ है? चलिए तो देखिए, कुचिपुड़ी नृत्य शैली का प्रारंभ भारत के किस भाग से हुआ है? सही जवाब है आंध्र प्रदेश से। सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि लावनी कहाँ का लोक नृत्य है, तो ये महाराष्ट्र का है। और अगर आपसे पूछे ओडिसी, तो ओडिसी हो जाएगा उड़ीसा का। अगर आपसे पूछे भरतनाट्यम, भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु में है। चलिए कुछ और लोक नृत्य बता देते हैं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बात करते हैं मोहिनी अट्टम, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। मोहिनी अट्टम केरल का है। ठीक है। कथकली की बात करें तो कथकली भी केरल का है। बात करते हैं घूमर। ठीक है।
आप भी लिखते जाइए। घूमर कहाँ का है? राजस्थान का है। रौप पूछा जाता है, रौप कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है यक्षगान, यक्षगान कहाँ का है? तो ये कर्नाटक का है। सभी पॉइंट्स को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैगोर पहाड़ी झारखंड के किस जिले में स्थित है? चलिए आंसर करते जाएंगे। और फ्रेंड्स, आपके जितने भी क्लास कराए जाते हैं सभी सेशन के पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो टैगोर पहाड़ी झारखंड के किस जिले में स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रांची में। याद रखना है, बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। टैगोर पहाड़ी को मोहराबादी एक और नाम से जाना जाता है, मोहराबादी हिल के नाम से भी जाना जाता है। आपसे पूछ सकता है सेवराय पहाड़ी, चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट बता देते हैं। आपसे पूछ सकता है सेवराय पहाड़ी कहाँ है? तो याद रखना है तमिलनाडु में है। आपसे पूछ सकता है लुसाई पहाड़ी, ठीक है, लुसाई पहाड़ी कहाँ है? ये मिजोरम में है। और आपसे पूछे कि लुसाई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ब्लू पीक। याद रखना है लुसाई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है ब्लू पीक। आपसे पूछ सकता है नागा पहाड़ी, नागा पहाड़ी नागालैंड में है, याद रखना है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी है सारामती। आपसे पूछ सकता है अरावली की सबसे ऊंची चोटी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, ठीक है, गुरु शिखर अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी पूछ सकता है दोदा बेटा, ठीक है, दोदा बेटा ये नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। सभी पॉइंट्स को ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड की राजधानी रांची, बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग नरसंहार का बदला लेने के लिए लंदन में जनरल ओ डायर को किसने मारा था? चलिए आंसर करेंगे। सोच समझ का आंसर करना है और सेशन में बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक अपना अपना स्कोर देना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सरदार उधम सिंह ने। याद रखना है, बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जालियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। और रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? तो 1919 ईस्वी में। ध्यान रखना है, रॉलेट एक्ट को बिना वकील बिना दलील वाला कानून भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष में हुआ था? चलिए आंसर करते जाएंगे। चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष में हुआ था? चलिए तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा वर्ष 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। देखिए वर्ष 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। अगर आपसे पूछे कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष तक रहे थे, तो 21 वर्ष तक रहे थे पूछा जाता है, ध्यान रखना है। और चंपारण सत्याग्रह जो है ये गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह था, ये भी ध्यान में रखना है। आपसे पूछ सकता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी जी ने भाग लिया था? तो याद रखना है बेलगांव अधिवेशन, बेलगांव अधिवेशन जो कि 1924 ईस्वी में हुआ था। इसी में महात्मा गांधी ने अध्यक्षता किया था, ये ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ सकता है कि गांधी जी का पहला आश्रम कौन था? तो याद रखना है कोचरब, यहाँ पे लिख देते हैं कोचरब आश्रम, ये गांधी जी का पहला आश्रम है। दूसरा आश्रम साबरमती है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है? चलिए आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है? तो देखिए लकड़ी हो गया, पेट्रोल हो गया, कोयला हो गया, ये सभी पारंपरिक है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, पवन जो है ये गैर पारंपरिक स्रोत है। नेक्स्ट है, भारत 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर थे? चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक आबादी वाले 46 शहर थे। कितने शहर थे? 46 शहर थे। और 53 शहरी समूह थे। तो देखिए ऑप्शन में 53 मिल रहा है, 46 तो है नहीं, तो राइट आंसर ए के साथ चला जाएगा। अगर ऑप्शन में 46 मिले तो आपको 46 को टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस वर्ष में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया? चलिए आंसर करेंगे। और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है प्लीज़ सभी लोग सेशन को लाइक करें। तो किस वर्ष में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया है? सही जवाब है वर्ष 1942 ईस्वी में। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और इसी में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। आपसे पूछ सकता है करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने किस आंदोलन में दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन में। कब? 1942 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? चलिए आंसर करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही जवाब है भारत का राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री फायान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था? चलिए आंसर करेंगे। और ये भी ध्यान में रखना है, फायान जो है ये चीन का यात्री था।
तो किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हर्षवर्धन के काल में कौन आया था? हुएनसांग। ठीक है, आपसे पूछ सकता है कि हुएनसांग जो है ये किसके दरबार में आया था? हर्षवर्धन के दरबार में। या आपसे ऐसे पूछ सकता है कि हर्षवर्धन के काल में कौन आया था? तो हुएनसांग आया था, ध्यान रखना है। और चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में कौन? फाहियान, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, टेलर घाटी किस देश में अवस्थित है? चलिए आंसर करेंगे, टेलर घाटी किस देश में अवस्थित है? तो इसका सही जवाब है अंटार्कटिका। देखिए अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया दोनों में स्थित है, तो ऑप्शन में जो मिले वही टिक करेंगे। अभी अंटार्कटिका मिल रहा है, बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसे श्वेत महाद्वीप भी बोला जाता है। नेक्स्ट है, अफ्रीका की किस झील से होकर विषुवत रेखा गुजरती है? चलिए आंसर करेंगे, अफ्रीका के किस झील से होकर विषुवत रेखा गुजरती है? तो इसका सही जवाब है विक्टोरिया झील से होकर। सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि कौन सा ऐसा महाद्वीप है जिनसे होकर कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा तीनों रेखा गुजरती है, तो कौन सा महाद्वीप है? याद रखना है, इसका राइट आंसर है अफ्रीका महाद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने दी थी? चलिए आंसर करेंगे, सोच समझ का आंसर करना है। तो देखिए 1857 ईस्वी के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा वी.डी. सावरकर ने दी थी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कहाँ स्थित है? चलिए आंसर करेंगे, भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, उड़ीसा में, याद रखना है। सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आज के सेशन में टोटल 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रखा गया था। तो आज के लिए इतना ही। चलिए कल फिर मिलते हैं रात 9 बजे।